अब सीधे विश्वंभर दयाल जी आपके पास आते हुए अजीम भट्ट साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। विश्वंभर दयाल जी, क्या समय आ गया है, सही समय है, यही समय है? क्योंकि देखिए बार बार हमने 3 बार युद्धों में हराया पाकिस्तान को, उसके बावजूद वो नहीं माना, रह रहकर कभी वो पुलवामा करवाता है, कभी वो उरी करवाता है। एक परमानेंट इलाज, अगर कोई हमारे लिए इस तरह का नासूर बना हुआ है तो उसका एक परमानेंट इलाज जरूरी है ना विश्वंभर दयाल जी? वहां पर हिंदुस्तान से क्यों चूक हो जाती है? हम क्यों नहीं एक फाइनल इलाज कर देते हैं ताकि कोई भी हमारा निर्दोष बेकसूर नागरिक नहीं मारा जाए? चित्रा, देखिए, पहले तो इनकी आवाज बीच में मत बोलने दीजिए इनको। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और इनसे मैं, अगर ये मेरे से कुछ और करना चाहते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैं इस तरह से अपने ऊपर इनको नहीं बोलने दूंगा। स्पष्ट सी बात है, 1947 में भी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमारी सेना के साथ मिलके जब इन्होंने हमें धोखा देके जब ये घुसे थे, तब भी वो कंधे से कंधा लड़ा के इनके खिलाफ लड़े थे। कश्मीरी आज तक कश्मीरियत, एक्चुअल कश्मीरियत, पीओके को लोग भी इनसे नफरत करते हैं, पहली बात तो ये है। और पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, पीओके अलग नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, वो पूरा का पूरा भारत के साथ है। इन्होंने जबरदस्ती उसको एक कंट्रोल कर रखा है। वो एक थोड़े दिन की बात है, जैसे आपने कहा। दूसरी बात ये कह रहे थे इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, ये नहीं कह रहे। इन जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में आज के दिन ये बार बार कहे जा रहे हैं इनके पास न्यूक्लियर है, इनके पास तबाह कर देंगे, इनके पास। इनको ये नहीं पता ना तो आपकी न्यूक्लियर मिसाइल चलने दी जाएंगी, ना आपकी मिसाइल वहां से उठनी दी जाएंगी। हम बटन दबाएंगे नहीं, आपको दबाने नहीं देंगे। हम आपकी कन्वेंशनल आर्मी से आपको हताहत करेंगे। हम आपकी ये मौका है चित्रा जी, हम इसको नहीं जाने देंगे। इस बार भारत नहीं जाने देगा, क्योंकि भारत ने इरादा बना लिया है। हम इनकी कन्वेंशनल आर्मी को, जैसे 1971 में उसको ड्रॉ किया था, पहले ये इनके पास 3 दिन की इकोनॉमी इनकी लड़ाई नहीं सस्टेन कर सकती। चौथे दिन इनके टैंक जो है बगैर डीजल के होंगे, इनके आदमियों के पास बारूद नहीं होगा, और ये मास सरेंडर करेंगे, मास सरेंडर। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे ड्रॉ करके हम इनको एक 10 दिन के अंदर, इनकी जो चीफ है, मैं नहीं भगाऊंगा। ये भाई जो बोल रहे हैं ना, याया खां को हमने नहीं भगाया था, अयूब खां को हमने नहीं भगाया था, इनके आवाम ने भगाया था। मुनीर डिफेक्टो इनका आज के दिन डिक्टेटर है, वो चीफ नहीं है, डिक्टेटर है। शरीफ साहब तो शराफत से शरीफ के जोड़े। आप 1 मिनट बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपके साथ सदनसा से बात कर रहा हूं एज एन आर्मी ऑफिसर। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप बीच में नहीं बोलेंगे मेरे, अपनी बदतमीजी ना, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे ना, मैंने आपके बीच में बोला, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैंने आपको बीच में बोला, डॉक्टर इरशाद प्लीज, मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में बोला। मैं गली के गुंडों से थोड़ी बात करता हूँ, मैं नहीं बात करता ना, मैं सज्जन लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई आर्मी ऑफिसर है, आप अपने आर्मी ऑफिसर को बुलाइए, आप बोल लीजिएगा, उनकी बात तो पूरी हो जाए। आप अपने किसी आर्मी ऑफिसर को बुलाइए, मैं उसको बताऊंगा, बात सुनिए, मैं उसको बताऊंगा कहां पे शाहीन डिस्ट्रॉय होंगी, कहां पे आपके न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय होंगे, मैं उसको बताऊंगा। डिस्ट्रॉय वहीं होंगे, आपकी टेरिटरी में ही होंगे। और मैं बता रहा हूं, आप बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। पाक आर्मी के ऑफिसर, पाक आर्मी के ऑफिसर एंड मास सरेंडर करते हैं बलूचिस्तान को। मास एंड मास 40 साल लोगों ने मिन्नतें करके, ट्रेन के अंदर मिन्नतें करके बलूचिस्तान आर्मी को सरेंडर किया, और पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान के बॉर्डर बस झूठ बोल रहे थे इसलिए। विश्वंभर दयाल जी के पास मैं जाऊंगी, उसके पहले जल्दी से अजीम भट्ट साहब, विश्वंभर दयाल जी का नेटवर्क किसी वजह से कट गया है। अजीम भट्ट जी, अब आपके पास आते हुए, अब बार बार हिंदुस्तान की ओर से, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, यही कहा जा रहा है कि जिसने गलती की है उसको भुगतना होगा। अमन चैन जो कश्मीर में वापस लौटा है वो कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन चुका है, और दुश्मनों को घर में घुस कर मारेगा हिंदुस्तान। ये तो पहले भी देखा जा चुका है। अजीम भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच एक दफा दोबारा आपका इनवाइट करने का। देखिए, मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है, मैं इस हद तक तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करूंगा कि जिसने भी ये किया है, बिल्कुल आपको उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से बड़ी एक अच्छे जेस्चर के तौर के ऊपर इंक्वायरी ऑफर की है कि ठीक है, आप यूनाइटेड नेशन से या जिस भी मुल्क को आप
करवाना चाहें तो हम उसके साथ पाकिस्तान भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है। तो मैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है मोदी साहब की, उसको बिल्कुल ऑन करता हूँ कि जिसने भी ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए और उसके साथ उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। डेफिनेटली आप हमारी तहकीकात को नहीं मानेंगे, हम आपकी क्यों नहीं मानेंगे, तो कोई भी यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कोई भी आप फोरम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। भारत को ये हम मौका देते हैं कि वो जो फोरम इंटरनेशनल चुनना चाहे तो वो चुन सकता है, उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करवाने के अगर करवाए तो हम पाकिस्तान तैयार है। तो हमारे वजीर आजम ने तो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ये एक अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं और ये भड़काऊ, आई थिंक दिस इज नॉट, मैं नहीं समझता कि ये कोई एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप मीडिया वॉर करें, यहाँ पर मैं भी बदतमीजी करूँ या मेरे साथ कोई करे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें एक हेल्थी डिबेट करनी चाहिए। हमारे दो ममालिक हैं। और एक बात मैं क्लियर बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये जुमला बोला था कि आप दुनिया भर में जो मर्जी कर लें, अपने नेबर्स को उठा के आप साइड पे नहीं कर सकते हैं, नेबर्स में वही रहना होता है। आप भी हमारे नेबर रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब ये बहुत हो गई भड़काऊ भाषण भी और ये डिबेट्स भी और इसके ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी। अब एक मेच्योर तरीके से टू स्टेट्स को रिस्पॉन्स करना चाहिए। हम लोगों ने आपको ऑफर किया है। मोदी साहब की स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अगर हमारा ये इल्जाम है कि ये फॉल्स फ्लैग है तो हो सकता है हम गलत हो, आप ये समझते हैं कि हमने करवाया तो वो भी देख लेंगे, हम समझते हैं आप गलत कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आई थिंक एक इंटरनेशनल गैर जानिबदार फोरम के ऊपर डिसाइड हो जानी चाहिए। तो ये अगर हमने मीडिया वॉर करनी है, डिबेट्स करनी है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है कि कौन ज्यादा ऊंचा बोल सकता है, कौन किसको काट सकता है, कौन किसको ज्यादा गाली दे सकता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आवाम के लिए ना ही कोई, मेरा ख्याल है कि ना आपकी आवाम के लिए ना हमारी आवाम के लिए कोई एक बुनियादी चीज नहीं है, ना ही हम कोई लेगेसी छोड़ के जाएंगे। तो मैं इससे ज्यादा क्या कहता हूँ। अजीम भट्ट साहब, आपकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक जरूर रख सकती हूँ, लेकिन अब बातचीत के जरिए या अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी कि हम दोस्त का चुनाव कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी पड़ोसी हो उससे अच्छे ताल्लुकात हमें रखने होंगे। लेकिन पड़ोसी जब गले के फांस बन जाए, हमारे लोगों को मारने लगे, उनका कत्लेआम करने लगे, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने लगे, आतंकवादी आकर घर में घुसकर हमारे 26 मासूम लोगों की जान धर्म पूछ कर लेने लगे, इस आधार पर उनको मारने और काटने लगे, रह रहकर आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए तकरीरें की जाती हैं पाकिस्तान की जमीन पर, और आपकी आर्मी, आपकी सेना या आपके जो हुक्मरान हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो बातचीत का वक्त चला गया है, अब तो बदले का वक्त है ना। पाकिस्तान के आवाम के साथ हिंदुस्तान का झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और दो बार वो हिंदू और मुसलमानों को लेकर जिस तरह का बयान दे रहे थे, आतंकवादी हाफिज सईद भी वही बोलता है। ऐसा लग रहा है कि उसी की पाठशाला से पढ़कर आए हैं आपके आर्मी चीफ। इसके अलावा आतंकवादियों की तकरीर भी फरवरी में वहां पर बाकायदा मीटिंग होती है, मार्च में आपस में कैसे आगे बढ़ेंगे वो होता है, तकरीरें की जाती हैं, उसके बाद अप्रैल के महीने में और फिर 22 तारीख को हमारे वहां हमला हो जाता है। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना, ये पाकिस्तान का पूरा किया गया प्रयोग है और बातचीत का जो वक्त है वो अब चला गया है। अब यहां पर बदले की बात है और हिंदुस्तान जब तक अपने 26 मासूम नागरिकों की हत्या का, उनके कत्लेआम का बदला नहीं लेगा, तब तक वो न रात में चैन से सोएगा और न दिन में चैन से बैठेगा। यही हमारी कोशिश है और जो भी होगा आतंकवादी या उसके आका, उनको घर में घुसकर मारा जाएगा। इसके पहले भी हिंदुस्तान ने ऐसा किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।